भाई स्वागत है आपका वापस से एक नई वीडियो में। और अब ये जो वीडियो होने जा रही है ये होने जा रही है ऑलिव रिडली टर्टल्स के ऊपर। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स हम देखा करते हैं दिसंबर से लेके फरवरी या मार्च तक के महीने में हर साल भारत में आते हैं। और भारत का जो उड़ीसा का तट है वहाँ पर, यानी उड़ीसा का जो कोस्ट है, तट है, वहाँ पर हमेशा आते हैं और हर साल आते हैं। और इस बार देखा गया है कि इनकी संख्या, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिससे कि जो मरीन बायोलॉजिस्ट्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ऑलिव रिडली टर्टल्स के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। तो वो क्या दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ पे ये आते हैं, पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, जिससे कि अंत तक आपको ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में सब पता चल जाए। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपीएससी सीएसई में, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, जीएस 3 में जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन है वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठता है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, ये न्यूज़ इस बार जो आती है वो न्यूज़ ये आती है कि रिकॉर्ड मात्रा में 6.37 लाख ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो उड़ीसा के ऋषिकुल्या बीच पे आए हैं मास नेस्टिंग के लिए। अब देखिए, इससे कई सारे सवाल बनते हैं कि पहली बात तो सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऋषिकुल्या बीच कहाँ पर है। तो ऋषिकुल्या बीच उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स इस बार 2023 में बहुत बड़ी मात्रा में आए हैं। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स गहीरमाथा बीच पे भी आए हैं उड़ीसा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको दुनिया का लार्जेस्ट नोन रूकरी कहा जाता है। रूकरी का मतलब होता है जहाँ पर जो टर्टल्स हैं वो अपने अंडे देते हैं और वहाँ पर उनके जब बच्चे पैदा होते हैं उन अंडों में, तो उसको रूकरी कहा जाता है। तो अब नेचुरल हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं अपने अंडों को दिसंबर के बाद से देना शुरू करते हैं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कुछ आर्टिफिशियल हैचिंग्स पॉइंट्स भी बनाते हैं, क्योंकि ऑलिव रिडली टर्टल्स का जो प्रजनन का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो सैंड में, मिट्टी में अपने जो अंडे हैं उनको देती हैं और उसके बाद फिर वो चली जाती हैं। जो फीमेल, जो मादाएं होती हैं टर्टल्स में, वो चली जाती हैं और अंडे अपने आप 40 से 45 दिनों में या 50 दिनों के अंदर हैच होते हैं और उनसे बच्चे निकल के वो भी तुरंत समुद्र की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अंडे होते हैं ये 40 से 45 दिन में हैच होते हैं। बेबी टर्टल्स जो है उसके बाद तुरंत जैसे ही अंडे से निकलेंगे, अंडे से निकलते ही वो तुरंत समुद्र की तरफ चलते हैं मार्च से लेके मई के महीने में। और जो ब्रीडिंग का सक्सेस रेट है वो अराउंड 80 to 90% है। अगर ऑलिव रिडली सी टर्टल के बारे में बात करें तो ये जो टर्टल है इसका अगर आईयूसीएन स्टेटस देखा जाए तो अब देखिए, आईयूसीएन के स्टेटस पे या तो जानवर लीस्ट कंसर्न हो सकता है या वो मैक्सिमम एक्सटिंक्ट तक जा सकता है। तो यहाँ पर इस बीच में जो ऑलिव रिडली सी टर्टल है इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। तो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर हम देखें तो ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ में आती हैं कि इनके ऊपर थोड़ा बहुत खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद फिर बात आती है कि ये उड़ीसा के कोस्ट पे कहाँ कहाँ मिलता है। तो उड़ीसा का अगर हम कोस्ट देखें, आप उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ देखेंगे, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ देखेंगे, तो ऊपर देखें सबसे पहले आपको गहीरमाथा दिखेगा। तो जो ब्राह्मणी नदी पे और बैतरणी नदी के उस तट पर है वहाँ पे गहीरमाथा बीच पड़ता है। फिर उसके नीचे देवी रिवर का माउथ आता है, तो देवी माउथ आएगा और उसके नीचे ऋषिकुल्या रिवर आती है। तो ऋषिकुल्या रिवर पे ऋषिकुल्या का बीच है, चिलिका लेक के नीचे अगर हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर से आप देख पा रहे होंगे कि गहरी माथा है, देवी माउथ है और ऋषिकुल्या है, ये मास नेस्टिंग बीचेस है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में टर्टल्स अपने अंडे देती हैं। और उसके बाद जहाँ पे बीच बीच में जो स्टार्स बने हुए हैं, ये जो स्टार हैं ये स्पोरेडिक नेस्टिंग बीचेस हैं, यानी कि यहाँ पे भी हो जाती हैं लेकिन कुछ मात्रा कम रहती है। मेन जो मात्रा रहती है इनकी अंडे देने की वो गहीर माथा पे रहती है, देवी रिवर के माउथ पे रहती है और ऋषिकुल्या बीच पे रहती है। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स की अगर हम बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है इनका लेपिडोचलिस ओलिवेशिया। ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्टेड हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे टर्टल्स हैं, यानी कि इनसे छोटे टर्टल्स नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे छोटे टर्टल्स हैं। और जो वार्म वाटर्स होता है, यानी कि गर्म जो पानी है थोड़ा सा, कहाँ का? पैसिफिक ओशन का, प्रशांत महासागर का, अटलांटिक ओशन का और इंडियन ओशन में ये पाए जाते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि धीरे धीरे इनके नंबर्स कुछ कम होते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि इस बार थोड़ी खुशी है कि इनकी संख्या काफ़ी हद तक बढ़कर आई है। ऑलिव रिडली टर्टल का अगर नाम पूछा जाए कि ये ऑलिव रिडली इनको क्यों कहा गया, यानी कि ऑलिव नाम क्यों आया इनका, क्योंकि ऑलिव कलर का इनका कैरापेस होता है। कैरापेस का मतलब क्या है कि एक जो टर्टल है उसके ऊपर का जो कवर होता है, शेल होता है जिसके अंदर उसकी बॉडी होती है, तो ऊपर का जो शेल है वो ऑलिव कलर का होता है।
अब इसका जो वज़न होता है वो अराउंड 50 किलो के आसपास होता है, और मैक्सिमम जो एडल्ट की जो लेंथ होती है वो 2 फुट की इसकी लेंथ होती है। तो ऑलिव रिडली टर्टल जो है उनको यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। मास नेस्टिंग वाला वो है कि बहुत बड़े मात्रा में बहुत सारे टर्टल्स आते हैं और अपने अंडे देते हैं, नेस्ट बनाते हैं, जिसको एरीबाडा भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एरीबाडा कहा जाता है, मास नेस्टिंग करते हैं जब ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो फीमेल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर से डिस्टेंसेस से चल के आती हैं समुद्र में, और हर साल एक ही जगह पे आती हैं और वहीं पर अपने अंडे देती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मौसम ठीक है, इन्वायरमेंट ठीक रहा और उनको अच्छा हेल्दी खाना मिलता रहा, तो वो एक साल में 2 बार भी आ सकती हैं। तो हज़ारों फीमेल्स आती हैं पानी के अंदर से 5 से 7 दिन के अंदर, अपने अपने सब अपने अंडे देती हैं। सब ज़मीन के अंदर सैंड में 1 से 1.5 फीट का गड्ढा खोदकर वहाँ पर अपने जो उनके फ्लिपर्स होते हैं, यानी उनके जो पैर होते हैं टर्टल्स के, जैसे 2 आगे के होते हैं 2 पीछे के होते हैं, तो उनकी मदद से वो क्या करती हैं, वहाँ पे गड्ढा खोदती हैं और वहाँ पे अपने अंडे दे देती हैं। 45 से 65 दिन के अंदर जो यंग टर्टल्स हैं वो उसमें से अंडों में से निकलते हैं, और उसके बाद तुरंत वो समुद्र की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बस बीच में दिक्कत ये है कि यहाँ पर उनको खतरा रहता है कि इन अंडों को जो प्रेडेटर्स हैं, यानी कि जो शिकारी हैं, जैसे कि पक्षी हैं या फॉडर क्रैब्स हैं, डॉग्स हैं, वो ना उनको खा लें। अब ये माना जाता है कि अप्रॉक्स एक ही हैचलिंग सर्वाइव कर पाती है एडल्टहुड तक पहुँचने में 1000 अंडों में से। अगर 1000 बच्चे, 1000 छोटे छोटे टर्टल समुद्र में एंटर करे हैं, तो उनमें से उम्मीद होती है कि सिर्फ एक ही बच पाएगा और एडल्टहुड तक पहुंच पाएगा। तो उड़ीसा का जो कोस्ट है वो लार्जेस्ट मास नेस्टिंग है पूरी दुनिया में ऑलिव रिडली का। उड़ीसा की कोस्ट के बाद फिर मैक्सिको नंबर आता है, और मैक्सिको के बाद फिर कोस्टा रिका का नंबर आता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए वो भारत है, उसके बाद मैक्सिको है, उसके बाद फिर कोस्टा रिका है। फिर कुछ महाराष्ट्र के अंदर भी हैं, जैसे कि दीवानगर है, मरई है, ऐसे करके वेलास, ऐसे करके कुछ जगहें महाराष्ट्र के अंदर भी है जहाँ पे जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वहाँ पे वो नेस्टिंग करती हैं। तो थ्रेट क्या है टर्टल्स के लिए अगर हम देखें, तो एक तो ह्यूज फिशिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने का जो काम चलता है उसके वजह से उसमें टर्टल्स भी फंस जाते हैं। जो नेट्स हैं ट्रॉलर वालों के और प्रोपेलर्स के मोटराइज्ड बोट्स में, उसके वजह से ये जो टर्टल्स हैं वो उसके अंदर फंस जाते हैं, और ये एक्सटेंसिवली पोस्ट किए जाते हैं। इनको मारा जाता है इनकी मीट के लिए, इनके शेल ऊपर के कवर के लिए, लेदर के लिए, उनके अंडों के लिए। तो अब इन सब चीज़ों से इन टर्टल्स को दिक्कतें भी हैं। अब बात आती है कि टर्टल्स पूरी दुनिया में कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से ऐसे टर्टल्स हैं जो पूरी दुनिया में हैं, तो ये सी टर्टल्स हैं। एक तो लेदर बैक टर्टल हैं, ये दुनिया में लगभग आप मान सकते हैं सबसे बड़े टर्टल जो माने जाते हैं ये लेदर बैक टर्टल ही होते हैं। फिर कैम्स रिडली है, लॉगर हेड है, ग्रीन टर्टल है, ऑलिव रिडली है, फ्लैट बैक है और हॉक्सबिल है। तो ये वो टर्टल्स हैं जो पूरी दुनिया में मिलते हैं, जिसमें से कि हॉक्सबिल हम देख सकते हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और कैम्स रिडली भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब हम वो टर्टल्स देखते हैं जो कि भारत में है। तो भारत में आपको ग्रीन टर्टल मिल जाएगा, हॉक्सबिल मिल जाएगा, ऑलिव रिडली है, लॉगर हेड है और लेदर बैक है। तो भारत में भी आपको लेदर बैक टर्टल देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है कि अगर हम उनके एग्स के बारे में बात करें, तो ऑलिव रिडली टर्टल जो है उनको नाम तो ऑलिव कलर्ड शेल की वजह से मिला है। 50 किलो तक का इनका वेट होता है। अपने अंडे देने के लिए जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा उसी बीच पे आती है जहाँ पे उन्होंने पहली बार अंडे दिए थे, बार बार वो उसी रूट पे आती हैं। फिर जब वो अंडे दे देती हैं तो टर्टल्स के जो हैचलिंग्स हैं 55 दिनों बाद निकलते हैं। अब गोवा भी एक ऐसी साइड बन चुका है जहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पे भारत के, जहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं अपने अंडे देती हैं। यानी कि इससे पहले ऑलिव रिडली टर्टल्स सिर्फ महाराष्ट्र में ही अपने अंडे दिया करते थे, लेकिन अब वो गोवा के बीचेस पे भी देने लगे हैं। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन आया था 2011 का, उसने गोवा में 4 साइट्स बताई थी कि यहाँ पर नेस्टिंग हो सकती है ऑलिव रिडली टर्टल्स की। तो टूरिज़्म को स्प्रेड करने से पहले जो एंटायर कोस्ट है गोवा का, वो कभी ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए होस्ट हुआ करता था। यानी कि जब अब टूरिज़्म बढ़ गया है तो अब ऑलिव रिडली टर्टल्स नहीं आते हैं, लेकिन पहले पूरा जो कोस्ट हुआ करता था गोवा का, वहाँ पे ऑलिव रिडलीज आया करते थे। अब इम्पैक्ट्स देखें कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हुआ है सी टर्टल्स पे। तो सी टर्टल्स इनहेबिट करते हैं पूरी दुनिया को 150 मिलियन साल से। अगर हम देखें तो पूरे दुनिया के समुद्र में जो है ऑलिव रिडली टर्टल्स के साथ साथ दुनिया भर में जितने भी सी टर्टल्स हैं, जो हमने अभी हाल ही में देखे कि कितने सी टर्टल्स हैं पूरी दुनिया में, तो वो सभी घूमते रहे हैं। नेस्टिंग वो करते ही हैं। तो नेस्टिंग बीचेस हैं, कोस्टल हैबिटेट है, वो लॉस्ट होता जा रहा है, उनका खोता जा रहा है उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि एक तो समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है,
समुद्र का लेवल बढ़ने से जो बीचेस हैं वो डूबते जा रहे हैं, और स्टॉर्म यानी कि जो तूफान है समुद्र में वो बढ़ते जा रहे हैं, शोर लाइन ख़त्म होती जा रही है, और कोस्टल बैरियर प्रेशर जो है वो लगाए जा रहे हैं जिससे कि पानी ना आए। तो कोस्ट के जो अगर बैरियर बना दिया जाएगा तो टर्टल्स को तट पे आने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हैचलिंग्स के साथ ये दिक्कत है कि मोर सी टर्टल्स हैचलिंग विल बी फीमेल। अब देखिए, एक अंडे में से मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा ये डिपेंड करता है तापमान पे। अब क्लाइमेट चेंज का क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब अंडे जो हैं उनमें से फीमेल्स निकलेंगी। तो मेल्स कम निकल पा रहे हैं और फीमेल्स ज़्यादा हो पा रही हैं, क्योंकि इन हैचलिंग्स में से, अंडों में से फीमेल बनती हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हैचलिंग का सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टॉर्म इवेंट्स आएंगे, तूफान आएंगे, तो उस वजह से जो अंडे हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। तो फूड सप्लाई भी, फिर फूड सप्लाई के ऊपर दिक्कत आती है कि फूड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, वो घट सकती है। चेंजिंग ओशन करंट्स विल इम्पैक्ट टर्टल माइग्रेशन हैबिट्स, और जो ओशन करंट्स हैं यानी कि समुद्र में जो बहने वाली जलधाराएं हैं, उसके वजह से जो टर्टल का माइग्रेशन रूट है, यानी कि टर्टल, यानी कि जो एक ये टर्टल है ये एक फिक्स्ड रूट पे आता है। अब उसका जो रूट है वो डिस्टर्ब हो सकता है और वो अपना रास्ता भूल सकता है। तो जो उसकी हैबिट थी कि वो हर साल उसी तट पे आएगा, उसी कोस्ट पे आएगा, तो वो जो उसकी हैबिट थी वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें और थ्रेड्स देखें उनको, तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो देखिए, सबसे पहले हैचलिंग आएगा यानी अंडा होगा, उससे फिर जुवेनाइल होगा और जो ओपन ओशन में जाएगा, फिर वो फोरेजिंग ग्राउंड्स में जाएगा यानी खाना वगैरह खाएगा वहाँ पे, फिर वो मीटिंग ग्राउंड्स में जाएगा, और फिर नेस्टिंग होगी, नेस्टिंग के बाद फिर वो अंडे देंगे, और अंडे के बाद फिर वापस से हैचलिंग आएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। और थ्रेट्स अगर हम देखें तो क्या थ्रेट्स हैं सी टर्टल्स को, अब देखिए वहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत बड़ा खतरा है, रोशनी से टर्टल को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद डॉग से दिक्कत है, बोट के स्ट्राइक से, अगर बोट टकरा जाए उनसे, इलीगल पोचिंग, फिर कैचिंग बाय कैच एंटेंगलमेंट इन फिशिंग गियर, अगर मछली पकड़नी थी और मछली के साथ साथ वो भी पकड़े गए, फिर पोल्यूशन ऑयल एंड ऑयल स्पिल्स, तेल, कभी कभी तेल निकल जाता है कि मान लेते हैं अगर शिप का तेल रिलीज़ हो गया, तेल लीक हो गया समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। मरीन डेबरी यानी कि जो समुद्र के अंदर जो डेबरी जा रहा है, यानी कि जो कूड़ा कचरा जा रहा है, उसके वजह से दिक्कत है। नेस्ट डिस्टर्बेंस, उनके नेस्ट जो होता है उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, और क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही, और लगभग लगभग मान सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो अगर हम देखें तो ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं दुनिया में सबसे छोटे सी टर्टल्स हैं। इनकी जोग्राफिक रेंज हम देख चुके हैं, तो वार्म वाटर्स रहती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स हैं भारत में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में। फिर उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में गहीर माथा बीच है, देवी रिवर का माउथ है, ऋषिकुल्या बीच है। ये 3 मेन नेस्टिंग साइट्स हैं भारत में, उड़ीसा के अंदर, और कई हज़ार जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वो यहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं ऋषिकुल्या और गहीर माथा बीच पे। फिर ये हम पढ़ ही चुके हैं कि आरीबाड़ा बोला जाता है, जहाँ पे ये मास नेस्टिंग करते हैं उसको एरीबाड़ा कहा जाता है। ये अपना आप में एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि इनके जो हैचलिंग्स हैं यानी इनके जो अंडे हैं उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाए, यानी कि हम ये मान सकें कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो मास नेस्टिंग है ये इसीलिए, यानी कि मास नेस्टिंग की जो एक टेक्निक है जो इन्होंने अपनाई है वो इसलिए अपनाई है जिससे कि इनकी सर्वाइवल की रेट बढ़ जाए। फिर शो साइट फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो फीमेल्स जो हैं वो हमेशा वापस से उसी जगह पे आती रहती हैं, कई हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके उसी साइट पे आएंगी जहाँ पर उन्होंने एक बार अंडे दे दिए थे, और वो विंड और टाइड का इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि एक बार में वो 50 से 200 अंडे देती हैं। 2 महीने के लगभग लगभग समय में, 45 टू 60 डेज़ के समय में वो अंडे बच्चों में निकल के आते हैं। सेक्स जो डिपेंड करता है हैचलिंग का, वो डिटरमाइन करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर गर्म होगा तो फीमेल्स पैदा होंगी। वो खाते क्या हैं, ये इन्वर्टिब्रेट्स खाते हैं, जेली फिश को खाते हैं, क्रैब्स है, लॉबस्टर है, श्रिम्प है, एल्गी है और फिश है, तो उनको ये जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वो खाते हैं। तो इनका लाइफ स्पान अगर देखें तो 50 से 60 साल का इनका लाइफ स्पान है। 25 से 45 किलो का वजन होता है इनका, 60 से 70 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ है। और ये जो इनका हैबिटेट है यानी इनका जो घर है, प्राकृतिक आवास है, ये ओपन ओशन में भी रहते हैं, खुले समुद्र में भी रहते हैं और कोस्टल एरियाज़ में भी रहते हैं। तो कई जगहों पे कोशिश की गई है कंजर्वेशन के लिए, इनका काम किया गया है कि यूएस में जितने भी ट्रॉलर्स हैं, फिशिंग है पानी में जो होती है, तो वहाँ पे जहाँ पर भी ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं वहाँ पे उनको मना कर दिया गया है कि वहाँ पे आप नहीं करेंगे। और बस थ्रेट्स यही हैं कि उनके अंडों को खतरा हो सकता है कि उनको चोरी कर लेते हैं इंसानों द्वारा, कुछ
डॉग्स के द्वारा, पिग्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा वो खाए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें उनके लिए दिक्कत है। और इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? इनका प्रोटेक्शन स्टेटस है वल्नरेबल। तो ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये वल्नरेबल हैं, यानी कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ऑलिव रिडले के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं कि भारत में कहाँ पे आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो लगभग हम पढ़ चुके हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, आपको वीडियो कैसी लगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।